आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। आज करने वाले थे एसएससी की स्ट्रेटजी, लेकिन आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, कल अपलोड कर दूंगा एडिट करके। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब देखो आज क्या करने वाले हैं। ये एक वीडियो है, मेंबर स्पेशल वीडियो थी, आज से 1 महीना पहले मेंबर्स के लिए मैंने अपलोड की थी। आज सभी के लिए कर रहा हूँ ओपन। इस वीडियो में आप मेरे साथ सीखेंगे अगले आधे पौने घंटे में सेंटेंस अरेंजमेंट जो है एसएससी और बैंक्स दोनों के किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। डिफ़िकल्ट वाले भी ले रहा हूँ और इजी वाले भी ले रहा हूँ, हर तरह के आपको इसमें मिलेंगे। चलिए शुरू करें। पहले सिंपल वाला लेते हैं, PQRS नंबर सेट नंबर 1। देखिए ये सबसे भोंदू टाइप के क्वेश्चन होते हैं PQRS में, और ये आते हैं SSC CGL में और CHSL में। ठीक है, सबसे भोंदू टाइप के इसलिए क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट किए हुए हैं। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इनको करने की ट्रिक क्या होती है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ट्रिक ढूंढ रहे हो ना इन क्वेश्चंस में, तो आपकी रीडिंग बहुत ख़राब है, पुअर रीडिंग है आपकी। फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर कहीं फंस जाओ तो लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट वाला और पहला वाला पहला वाला पहला वाला और पहला वाला, मतलब लास्ट और फर्स्ट वर्ड से आपको पहचानना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ये एक ही सेंटेंस बनाएंगे चारों के चारों जो है फ्रेजेस। चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट विजडम इज इक्वली नीडेड, ओनली बेनिफिशिएंट बट ऑल्सो अटेनेबल इन प्राइवेट लाइफ इन द। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में पड़ा है द के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और इन प्रेपोजिशन है, इसके बाद में ही वो नाउन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने दो हिंट्स में मुझे मिली हैं, इन दोनों के बाद में एक नाउन आएगा। नाउन कहाँ आ रहा है, नाउन आ रहा है यहाँ पे चॉइस मतलब विकल्प, और दूसरा नाउन आ रहा है यहाँ पे विजडम। तो डी के बाद में या तो बी आएगा या ए आएगा, इतना समझ गए ना। मुझे नहीं पता डी कहाँ आएगा, पर डी के बाद में या तो ए आएगा या बी आएगा। तो डी के बाद में ए यहाँ आ रहा है, डी के बाद में यहाँ कुछ नहीं आ रहा, डी के बाद में यहाँ सी आ रहा है, और डी के बाद में ए यहाँ आ रहा है। तो मुझे क्या पता लगा एलिमिनेशन करके, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, तो या तो फर्स्ट आपका आंसर है या फोर्थ आपका आंसर है। ठीक है ना, डी ए से हमें पता लग गया। अब आगे देखो, यहाँ पे आ रहा है नॉट, यहाँ पे आ रहा है ओनली, यहाँ पे आ रहा है बट, यहाँ पे आ रहा है ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपने सुना ही होगा, है ना। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से मुझे पता लगा ए के बाद में सी आएगा, अच्छा डी के बाद में ए आएगा, तो DAC मेरा करेक्ट जो है वो बनेगा। DAC कहाँ आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है, समझे ना। इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा और इधर भी नहीं आ रहा। इधर DA आ रहा है पर C शुरू में आ रहा है। DAC जहाँ पे आएगा वहाँ मेरा सेट बैठेगा। DAC आ रहा है इस वाले में, B से सेंटेंस शुरू होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, BDAC विजडम इज़ इक्वली नीडेड, विजडम की पूरी ज़रूरत है। अब डी कहाँ पे, इन प्राइवेट लाइफ हमारी निजी ज़िंदगी में। अच्छा किस काम में, इन द। अब देखो ए चॉइस, इस चॉइस को करने में, विकल्प को चुनने में, जो है गोल्स का, हमारे लक्ष्यों का। और कौन से गोल्स, दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशिएंट बट ऑल्सो अटेनेबल, जो ना केवल बेनिफिशिएंट हैं बल्कि अटेनेबल भी हैं, जो कि पाने के लायक भी हैं, है ना हमारा फ़ायदा करेंगे ना केवल, बल्कि जिनको पाया भी जा सकता है। बन गया सेंटेंस। तो यही इसकी ट्रिक होती है। बाकी अगर रीडिंग करते हो तो इसमें कोई ट्रिक की मेरे हिसाब से आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है ना। अब आ जाओ थोड़ा सा लेवल और ऊपर लाते हैं, आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक मेंबर स्पेशल वीडियो है, सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाई गई थी आज से 1 महीना पहले। आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है क्योंकि मैंने सभी के लिए इस वीडियो को ओपन किया है आज। अब देखो ऐसी सारी वीडियोज़ का एक्सेस आपको मिल सकता है चैनल के होम पेज से। आप होम पेज पे जाएं, नीचे रखिए 2 प्लेलिस्ट, एक रखिए ऑल बैंक एग्जाम्स प्रीमियम कंटेंट, एक ऑल एसएससी एग्जाम्स और यूपीएससी प्रीमियम कंटेंट। इन दोनों प्लेलिस्ट में बैंक और एसएससी की वीडियोस को मैंने अलग अलग कर दिया है, यही वाली सब प्रीमियम वाली। आप जैसे ही जिस भी प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे बैंक वाले हैं, सारी वीडियोस आपको लाइन से दिखेंगी। इन वीडियोस का एक्सेस पाने के लिए सभी की सभी आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, मेंबरशिप को ज्वाइन करके इनका एक्सेस आप ले सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करोगे, एक वीडियो प्ले होती है इंट्रो वाली, यहाँ समझाया भी हुआ है कैसे आपको मेंबरशिप बाय करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, PQRS सेट नंबर 2। अब देखो इसमें क्या, ये है तो SSC का, पर इसमें आपके पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत सारे हैं। देख रहे हो कितने हो गए, PQRST 5 सेंटेंस हो गए। ठीक है ना। बैंकिंग में, क्लरिकल में ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हो, PO में आपको, प्रीलिम्स में भी नहीं मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। चलो कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, आप फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढें। फर्स्ट सेंटेंस वो होगा जो किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करेगा। दूसरी ट्रिक क्या है, कभी भी सेंटेंस किसी प्रोनाउन से यूज़ नहीं होगा। जहाँ भी आपको प्रोनाउन दिखे समझ लेना वो प्रोनाउन पहला सेंटेंस नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, किसी एडवर्ब से किसी सेंटेंस को शुरू ना करें, हाउ एवर, दो, ऑल्दो, इवन दो, है ना।
इस तरह के एडवर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होता। प्रोनाउन को कभी नहीं लेना पहला सेंटेंस, और कभी एडवर्ब से पहला सेंटेंस शुरू नहीं होगा, और जो बाकी रह जाए और आइडिया को इंट्रोड्यूस करे वो पहला सेंटेंस होगा। ठीक है, आ जाओ। हाउएवर दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बॉटल थॉट्स। हालांकि वो मेक करते हैं, इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं लोगों के लिए कि वो थॉट्स को बॉटल करें। बॉटल करने का मतलब है बोतल में बंद करना, थॉट का मतलब है विचारों को इकट्ठा करें, है ना, थॉट्स को बॉटल करें। देखो इस सेंटेंस में 2 हिंट्स मिली हैं। पहला हाउएवर से शुरू होने वाला है, दूसरा दे लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जब तक मैं बताऊंगा नहीं दे है कौन, इंसान है, जानवर है, मशीनें हैं, पशु है, तब तक इस दे को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये सेंटेंस तभी आएगा जिस सेंटेंस में पहले दे बताया गया वो सेंटेंस आए, उसके बाद इसको लिखा जाएगा। समझ गए ना? तो प्रोनाउन वाला सेंटेंस कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होता। इसका मीनिंग आपने देख लिया, ये पहला नहीं है, हमने देख लिया। आगे बढ़ो। दे हैव नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओन देन अ लॉन मॉनर। जी, उनका खुद का एक उतना ही माइंड है जितना एक लॉन मोनर का होता है। लॉन मोवर कौन होता है? जो आपके घास काटने की मशीन होती है ना आपके लॉन में, लॉन को मो करेगी। अब फिर से दे, अरे कौन दे, पहले बताओ तो सही दे कौन है। ये दे वाला सेंटेंस भी पहला नहीं है। अगेन दे कैन नॉट, ये भी नहीं है। यू वर्क आउट हाउ टू डू ए पर्टिकुलर जॉब, राइट अ प्रोग्राम एंड देन द कंप्यूटर अप्लाइज योर थिंकिंग टू दैट जॉब एज लॉन्ग एज यू लाइक। आप वर्कआउट करते हैं, आप इस चीज़ का पता लगाते हैं। वर्कआउट करना और फिगर आउट करना 2 इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। वर्कआउट करना और फिगर आउट करने का मतलब है किसी चीज़ का पता लगाना। आप पता लगाते हैं कैसे एक जॉब को किया जाए, आप एक राइट करते हैं प्रोग्राम को, और फिर क्या करता है कंप्यूटर अप्लाई कर देता है आपकी थिंकिंग को उस जॉब में जब तक आप चाहें, एज लॉन्ग एज यू लाइक। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई प्रोनाउन नहीं आया, कोई एडवर्ब नहीं आया। ये पहला सेंटेंस बनने का दावेदार है, लेकिन किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगला सेंटेंस देखो, अगर वो आइडिया को इंट्रोड्यूस करेगा तो ये सेंटेंस पहला हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल। ये बड़ी ही मिसलीडिंग बात है ये कहना कि कंप्यूटर्स सोच सकते हैं लोगों की तरह। ये अपने आप में एक परफेक्ट आइडिया को इंट्रोड्यूस करने वाला सेंटेंस है। समझ गए ना? यहाँ पे आपने पूरी कहानी सी बता दी। आप एक जॉब के बारे में सोचते हो, फिर प्रोग्राम देते हो, ठीक है, बात सारी सही है, लेकिन पहला सेंटेंस अगर मुझे SOT में से बनाना हो तो मैं T से बनाऊंगा। टी में एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया कि कंप्यूटर को इंसानों के बराबर नहीं मान सकते, तो पहला आ गया टी। अब देखो ये कंप्यूटर्स है ना, इसी के लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दे लगाओगे बार बार। समझ रहे हो मेरी बात को? ये दे जो है इन कंप्यूटर्स के लिए आया है। अब देखो ये जो कह रहा है मिसलीडिंग है, इसके आगे कौन सी स्टेटमेंट आ सकती है? आर आ सकती है, क्यू आ सकती है, पी आ सकती है। स्टेटमेंट इसने बोला है कंप्यूटर्स थिंक कर सकते हैं लोगों की तरह, और यहाँ बोल रहा है दे कैन नॉट। यहाँ पे उसने बोल भी दिया गलत बात है और आगे सही बात बता भी रहा है। ठीक है ना? कह रहा है बड़ी गलत बात है, कंप्यूटर्स लोगों की तरह सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते, दे कैन नॉट। समझे मेरी बात को? टी और आर जो है अपने आप में दे कैन और दे कैन नॉट, दे कैन और दे कैन नॉट से मैच हो गए। टी के बाद में आर आएगा। आगे बढ़ो। अब देखो इस माइंड की बात हो रही थी, थिंक करने की बात हो रही थी। अब यहाँ देखो दे हैव नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओन देन अ लॉन मोनर। उनका उतना ही अपने जितना माइंड होता है जितना एक लॉन मोनर का होता है, घास काटने वाली मशीन का होता है। टी के बाद में आर आ गया, आर के बाद में क्यू आ गया। थिंकिंग से ही, माइंड से ही हमने इसको जोड़ दिया। अब देखो लास्ट में बता रहा है आप कंप्यूटर से क्या करवा सकते हो। सोच तो नहीं सकता वो कंप्यूटर आपकी तरह। यहाँ बता रहा है हाउएवर, हालांकि। अब यहाँ से पूरा ट्रैक चेंज कर रहा है पूरी लाइन का। हालांकि वो इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं लोगों के लिए कि वो थॉट्स को बॉटल करें। सोच तो नहीं सकते पर लोगों की थॉट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं? आप पहले पता करते हैं जॉब कैसे करनी है, प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर उस कंप्यूटर को बताते हैं और कंप्यूटर उस काम को करता है, दैट जॉब को, जब तक आप चाहें, एज लॉन्ग एज यू लाइक। समझे? स्टोरी ऐसे बनी है पूरी। इसी स्टोरी को आपको पकड़ना होता है क्लोज इसके अंदर, PQRS के अंदर। एक बार मैं सारे जो हैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले आएगा टी, इंट्रोड्यूस करने वाला आइडिया को, फिर आर आएगा जो इसने बताया था उसी चीज़ को यहाँ पे अफर्म करेगा, नहीं ये वो नहीं कर सकते, दे कैन नॉट। फिर आएगा क्यू, वो क्या कर सकते हैं, एक लॉन मोवर जितना ही उनका दिमाग होता है ना। फिर उसके बाद में आएगा पी, अच्छा ये तो नहीं कर सकते, वो ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं, थॉट्स को बॉटल करने का। और लास्ट में आएगा एस, वो थॉट्स को बॉटल करते कैसे हैं, आपकी हेल्प करते कैसे हैं। बढ़ेंगे आगे। ये SSC CGL मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने डिफ़िकल्ट बनाया है, मैंने इसमें कोई ऑप्शंस नहीं रखे यहाँ पे नीचे, ठीक है। और जब ये क्वेश्चंस पेपर में अपीयर हुआ था, इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ था। तो लास्ट सेंटेंस जो था ये वाला था और फर्स्ट सेंटेंस था ये वाला,
है ना। तो टी को शुरू में रखा हुआ था और एस को लास्ट में रख के इसने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट तो यही है, आप बीच वालों को ढूंढ के बताओ कैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़े। एसएससी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखना है। चलो PQRS सेट नंबर 3। अब ये एसएससी का क्वेश्चन है और जिसको नहीं आया ना, शर्म की बात है इस तरह के क्वेश्चंस। अगर एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, है ना। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया हुआ है, बीच वाले 3-4 को आपको आपस में सही बिठाना है, ठीक है। ये पहला है फिक्स है, ये लास्ट है फिक्स है, इसने खुद ने बोल दिया आपको। चलो आ जाओ। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट, अ डॉग हैड एंटर्ड द स्कूल प्रीमाइसेस। टीचर ने बच्चों को कहा कि चुप हो जाओ, आस्क किया बच्चों को, बोला कि भाई चुप हो जाओ। एक कुत्ता जो है स्कूल प्रीमाइसेस में, स्कूल की बाउंड्री में घुस चुका था, ठीक है। अब देखो बीच में कहानी क्या है। द बॉयज़ ओपन देयर बुक्स, सडनली देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, देन ही आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स, द टीचर लुक्ड आउटसाइड। स्टोरी बन जाएगी यहीं से। अगर टीचर ने बच्चों को चुप रहने के लिए बोला है, फिर वो ये भी तो बोल सकता है ना, देन ही आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स, तब उन्होंने उसको किताबें खोलने के लिए बोला। आर हो गया पहला, ठीक है। फिर बच्चों ने किताबें खोल ली, किताबें खोल ली 2। फिर अचानक से शोर आया, सडनली देयर वाज अ नॉइस आउटसाइड, शोर आया, शोर नंबर 3। फिर सेंटेंस नंबर 4 है, टीचर ने शोर आने पे बाहर देखा। पहले तो देखेगा नहीं, शोर आएगा फिर ही देखेगा, तो 3 के बाद 4। और ये लास्ट वाला बता रहा है कुत्ता जो है प्रीमाइसेस में घुस चुका था। समझ गए ना, ये होते हैं एसएससी का लेवल। ये शायद मेंस का ही क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया है ऐसा ही क्वेश्चन आपको फेस करना है पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां भी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एंटर के बाद में इसने इन लगा रखा था, एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना। एसएससी ने अपने क्वेश्चन के अंदर ऑफिशियली इसमें एंटर इनटू लगा के दिया हुआ है, मैंने निकाल दिया है क्योंकि एंटर इनटू का कोई काम नहीं है यहाँ पे। प्रीमाइसिस, इसके पीछे से एस निकाल दें तो प्रीमाइस बन जाएगा। प्रीमाइसिस का मतलब होता है बेस, आधार। और जब आप एस को रखेंगे प्रीमाइसिस के पीछे एस को रखेंगे, इसका मतलब होता है बाउंड्री, पता होगा आपको, है ना। स्कूल प्रीमाइसिस मतलब स्कूल की बाउंड्री, और प्रीमाइस मतलब किसी चीज़ का बेस, किसी चीज़ का आधार। चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने शुरू हो रहे हैं, इसके बाद सारे बैंक वाले करवाऊंगा। ये लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, खुद से कोशिश कर लेना। सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लीव दैम। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो कि मछलियों जैसे होते हैं, लाइक फिशेस, है ना, जैसे कि मछलियाँ ले करते हैं एग्स को और लीव कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज़ नॉट समथिंग टेरिबल, यस इट इज़ अ फैक्ट। करेक्ट, कहीं क्या ये टेरिबल नहीं है येट, यहाँ है लेकिन फिर भी एक फैक्ट है, अपने आप में सच बात है। तो इन दोनों को तो शुरू और लास्ट में आप छोड़ दो, अब बीच वालों को अरेंज करना है, ठीक है। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल, दे ले thousands of eggs at a time but do not look after them, most of the eggs die and only few of them develop into fishes, she simply leaves the eggs and never comes back to them, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स मैंने सारे निकाल दिए हैं, अगर ऑल्टरनेटिव्स होते ABCD लिखा होता तो आपको बड़ी इजीली पता लग जाता आंसर, है ना। चलो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ हिंट्स आई हैं। शी कौन है, शी फिश के लिए आया, और फिश में कौन, मदर के लिए। मछली, मछला भी तो होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मछली में मदर की, माँ की, ठीक है। तो मदर से शी को इसने अटैच किया। एक हिंट मिली मुझे, पी के बाद में एस आएगा या इसके बाद में पी आएगा। देखो शी लिखा है ना, शी, तो पहले मदर को इंट्रोड्यूस करोगे तभी शी वाले सेंटेंस को लिख पाओगे, समझे ना। मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ, मदर के बाद में शी आएगा तो पी के बाद में एस आएगा, ये मुझे पता लग गया, पी के बाद में एस। अब आगे देखो, यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ दे से, ये दे किसके लिए आया है, सम एनिमल्स के लिए। बहुत प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पे मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद में क्यू वाला सेंटेंस आएगा, क्योंकि एनिमल्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और दे यहाँ पे लगाया हुआ है इन एनिमल्स के लिए, समझ गए ना। तो पी के बाद में एस और क्यू आ रहा है फर्स्ट के बाद में। अब देखो आर, मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली फ्यू देम डेवलप इनटू फिशेस, और यहाँ पे एग्स की बात भी हुई है। पहले एग्स को दिया जाएगा, ले किया जाएगा एक वक्त पे, और फिर उनकी देखभाल नहीं होगी और ज़्यादातर एग्स जो है मर जाएंगे और खुद कुछ है कि उनमें से मछली बनेंगे। अगर मैं एक पूरा फॉर्मूला बनाऊँ इस हिसाब से, तो पहले तो आ जाएगा फर्स्ट वाला सेंटेंस, फिर आ जाएगा क्यू, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा पी, और फिर आ जाएगा एस। अब मैं एक बार पूरा पढ़ के देख लेता हूँ सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा 6 नंबर वाला सेंटेंस, है ना। कुछ जानवर जैसे मछलियाँ अपने अंडों को ले करती हैं और छोड़ देती हैं। अब इसके बाद क्यू नंबर वाला, ठीक है, वो ले करते हैं हज़ारों
अंडों को एक ही वक्त पे और फिर उनको लुक आफ्टर नहीं करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, केयर फॉर, है ना। इसके लिए एक और अपने पास फ्रेजल वर्ब होती है टेंड टू, केयर फॉर और लुक आफ्टर का मतलब है किसी की देखभाल करना। आ गया क्यू बिल्कुल। अब देखो क्यू के बाद में आर, ज़्यादातर अंडे मर जाते हैं और कुछ है कि उनमें से मछली बन पाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो पी कह रहा है मदर जो है केयर नहीं करती इन अंडों की बिल्कुल भी, एट ऑल मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी, मदर बिल्कुल भी इनकी केयर नहीं करती है। उसके बाद आ रहा है एस, कह रहा है वो सिंपली उनको छोड़ देती है अंडों को और फिर कभी भी उनके पास वापस नहीं आती, अंडे दिए और गायब, ठीक है ना, रफू चक्कर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना। लास्ट में बता रहा है इट इज़ नॉट समथिंग टेरिबल, क्या ये टेरिबल नहीं है येट, फिर भी एक फैक्ट है, अपने आप में एक तथ्य है। बन गया ना पूरा। तो आपको नाउन प्रोनाउन पकड़ने इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको एडिशनल, जैसे फिशेस, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे फिश है, स्वाइन है, डियर है, और कौन कौन से नाउन है, एयरक्राफ्ट है, हेयर है, HAIR हेयर, और भी ऐसे है ना, स्पेस क्राफ्ट है, होवर क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट जिनके पीछे लगाओ। ये सभी नाउन्स हमेशा सिंगुलर और प्लूरल, और भी ऐसे सीरीज़ है ना, सीरीज़ है, वेयर अबाउट्स, ये कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। जैसे फिश है ना, एक फिश भी फिश है और 10 फिश भी फिश हैं। स्वाइन मतलब सुअर, एक भी सुअर 10 भी सुअर। हिरन मतलब डियर एक या 10। एयरक्राफ्ट मतलब जहाज, 10 एयरक्राफ्ट हो तब भी एयरक्राफ्ट, 50 हो तब भी एयरक्राफ्ट, एक अकेला हो तब भी एयरक्राफ्ट, है ना। हेयर मतलब बाल तो बाल। तो कहने का मतलब है ये सब के सब एक हो चाहे 1000 हो, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे एक्चुअल में फिश आना चाहिए था, लेकिन फिशेस भी होता है। ये फिश और हेयर के साथ एक एक्सेप्शन है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फिश हो, मान लो टाइप ऑफ फिशेज अलग हो, मान लो पहली होगी शार्क मछली, दूसरी होगी वेल मछली, तीसरी होगी डॉल्फिन। अब ये 3 फिश हैं, ये एक्चुअल में फिशेज हैं। फिशेज का मतलब है एक से ज़्यादा नस्ल की मछलियाँ, ठीक है। अगर एक ही नस्ल की चाहे 1 लाख है, उनको फिश ही बोला जाएगा, उनकी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही नस्ल चेंज होगी, नस्ल चेंज होते ही आप फिशेज लिख करके अलग अलग नस्ल की मछलियों को एक साथ बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट था ये। PQRS सेट नंबर 5। फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना मैं, इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा सा आपको मैं, आप थोड़ा इसको 0.75 पे चला करके देख लेना वीडियो को, अगर फास्ट लग रहा है तो। आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसके बाद बैंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले एक बार कोशिश कर लो इसको आपको। द मैनुअल टाइपराइटर इज़ वर्कड बाय हैंड, अ पर्सन हु नोज टाइपिंग कैन रियली वर्क फास्ट ऑन दिस मशीन। ये पहला सेंटेंस फिक्स है, ये लास्ट सेंटेंस फिक्स है, बीच में खेलना आपको पूरा खेल, ठीक है। चलो आ जाओ। द रिक्वायर्ड लेटर इज़ दस प्रिंटेड ऑन द पेपर। कह रहे जो रिक्वायर्ड लेटर है इस प्रकार से प्रिंट होता है पेपर पे। क्या ये इस प्रकार से बिल्कुल इसके बाद में आ सकता है? अरे किस प्रकार से, प्रोसेस क्या थी, पहले प्रोसेस बताओ ना, पहले प्रोसेस बता दो, फिर प्रोसेस के बाद लिख दो 10 इस प्रकार से रिक्वायर्ड लेटर प्रिंट होता है पेपर पे। ये सेंटेंस कतई तुम्हारा 1 नंबर के बाद आने वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। When one of the keys is tapped, a hammer goes and strikes the ribbon against the blank paper. जब एक कीज़ को टैप किया जाता है, टाइपराइटर के किसी भी बटन को दबाया जाता है, टैप करना मतलब प्रेस करना, तो हैमर जो होता है, हथौड़ा जो होता है टाइपराइटर में, वो जाता है, गो करता है और स्ट्राइक करता है, चोट मारता है रिबन पे, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट इस ब्लैंक पेपर के खिलाफ। कह रहे ब्लैंक पेपर पे जैसे ही कोई की दबाओगे एक हैमर निकलेगा और रिबन पे हथौड़े पे हथौड़ा चोट मारेगा और ब्लैंक पेपर पे वो जो की है वो प्रेस हो जाएगी, मतलब वहाँ पे छप जाएगी। कुछ इससे मुझे आइडिया मिल नहीं रहा, ये आएगा इसके बाद में या नहीं आएगा। आगे बढ़ो, सारे सेंटेंस पढ़ लो। देन द रोलर, इस देन पे ध्यान देना, देन द रोलर ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन, अनदर की इज टैप्ड एंड नेक्स्ट लेटर इज प्रिंटेड। देखो यहाँ पे पहला लेटर प्रिंट हुआ, द रिक्वायर्ड लेटर इज दस प्रिंटेड, और यहाँ पे नेक्स्ट लेटर प्रिंट हुआ, तो पी के बाद में तो आर आएगा। अगर आपने इतना ही पकड़ लिया ना पेपर में, अभी ये क्वेश्चन जो ऑप्शन टेक्निक है उससे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले तो एक लेटर को प्रिंट किया इस प्रकार से, और फिर कह रहा है नेक्स्ट लेटर प्रिंट होता है इस प्रकार से, है ना। तो पहले पी आएगा फिर आर आएगा, पी और आर जहाँ पे इस क्रम में आ रहे हो वो आपका आंसर होगा। आगे बढ़ो। अ शीट ऑफ पेपर इज क्लिप्ड अगेंस्ट अ रोलर। एक शीट है पेपर की, क्लिप की जाती है रोलर के अगेंस्ट अ रोलर, ठीक है। अब मैं इसमें बाकी की हिंट्स को निकालता हूँ। देखो ब्लैंक पेपर पे ये रिबन स्ट्राइक करता है, ठीक है। ब्लैंक पेपर पे पहले ब्लैंक पेपर लगेगा या पहले ब्लैंक पेपर पे रिबन स्ट्राइक करेगा? सोच के बताना मुझे। ये टाइपराइटर है,
इसमें ब्लैंक पेपर आपने यहाँ पे फिट किया, पहले पेपर फिट करोगे या पहले पेपर पे कुछ छप जाएगा? अरे पहले पेपर फिट होगा। तो एस के बाद में तो क्यू आएगा। समझे मेरी बात को? पहले पेपर को फिट किया गया रोलर के खिलाफ, फिर एक की को प्रेस किया गया, हैमर गया, उसने स्ट्राइक कर दिया रिबन पे उस ब्लैंक पेपर के अंदर अपने अक्षर को, और फिर इस प्रकार से रिक्वायर्ड लेटर जो प्रेस किया गया था वो पेपर पे प्रिंट हो गया। और फिर जो रोलर है ऑटोमेटिकली मूव करता है, दूसरी की प्रेस होती है, वो टैप करती है और नेक्स्ट लेटर प्रिंट होता है। बनी ना कहानी पूरा टाइपराइटर कैसे सेटअप करना है उसने यही पूछा है हमसे। तो सबसे पहले एस लगा के हमने पेपर को फिट किया, पहले तो एक नंबर था है ना, हैंड से टाइप करते हैं, एस लगा के पेपर को फिट करते हैं, फिर क्यू से उस पेपर पे कुछ छपने लगता है और वो प्रोसेस पी के अंदर जाके पूरी होती है, इस प्रकार से वो छपता है, ठीक है। और लास्ट में आर बता रहा है, फिर आप अगली की दबाओगे तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी और नेक्स्ट लेटर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो एस क्यू पी आर आंसर चूज करते टाइम एक बार बोल लिया करो मन में एस क्यू पी आर। कई बार लोग है ना ऐसे आंसर निकाल लिया और एस पी क्यू आर पे टिक करके आ रहे हैं, क्या होगा उससे? नुकसान अपना ही करोगे, आधा नंबर और गंवाओगे अपना जो है नेगेटिव मार्किंग का। पेपर के अंदर एक बार बोल लिया करो एस क्यू पी आर, उस टाइम बिल्कुल ठंडे दिमाग से चूज़ किया करो जो तुम्हारा ऑप्शन है ना। चलो आ जाओ सेट नंबर 6। ये बैंक क्लरिकल में मेंस लेवल का और पीओ में प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सब लोग कोशिश करना इसको एक बार करने की। चलो आ जाओ, पहला जो आपका सेंटेंस है लास्ट वाला फिक्स है ना दोनों। कह रहा है एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। जो तरफदारी करने वाले हैं, वकालत करने वाले हैं, एडवोकेट्स हैं स्पेस प्रोग्राम के, वो आर्ग्यू फॉर करते हैं, इस चीज़ के लिए बहस करते हैं, स्पेंड करने को, बहुत सारे पैसे को, मनी को मार्स को एक्सप्लोर करने पे, मंगल पे जा कर के ढूंढने पे, है ना। एक्सप्लोर करना मतलब मंगल पे जाना और वहाँ पे खोज करना। तो कहते हैं बहुत सारा पैसा डाला जाए मार्स पे। लास्ट सेंटेंस कह रहा है आवर रेस टू मार्स इज़ लाइकली टू बी ए वाइल्ड गूज चेज। हमारी जो दौड़ है, रफ्तार है, जो रेस है मार्स के लिए, वो लाइकली होने वाली है एक वाइल्ड गूज चेज। अब ये क्या होती है? एक ऐसी चीज़, वाइल्ड गूज चेज का मतलब है जो कभी पूरी ना हो पाएगी। वाइल्ड गूज वो होता है जिसको आप ढूंढ ना पाएंगे, है ना। ये ऐसी रेस है जो कभी पूरी ना हो पाएगी, हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे, कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब बीच वाले सेंटेंसेस को लेंगे और देखेंगे कौन सा कैसे फिट बैठेगा, ठीक है। कह रहा बट देर इज़ नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मटेरियल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। कह रहा लेकिन वहाँ कोई भी फर्म एविडेंस नहीं है, कोई भी मजबूत हमारे पास गवाह या सबूत नहीं है किसी भी कीमती मिनरल के जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है मार्स में से और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अर्थ पे, है ना, धरती पे लाया जा सकता है। कह रहा वर्स्ट, सबसे ख़राब बात ये, नोबडी हैज़ एनी आइडिया व्हाट अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स और पॉइजनस मटेरियल्स वी विल बी इम्पोर्टिंग फ्रॉम मार्स। सर सबसे ख़राब बात ये है किसी को कोई आइडिया भी नहीं है किस प्रकार के अवांछनीय, अनडिज़ायरेबल, ना चाहने लायक माइक्रोब्स, छोटे मोटे जीव और जहरीले मटेरियल्स को हम अर्थ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे। अब लेने तो वहाँ पे खोद के लाए थे सोना, है ना, सोना लेने गए थे मार्स पे, और आते हुए रास्ते में सोने के साथ में कुछ ऐसा पॉइजन या ऐसा वायरस ले आए जिससे धरती पे तबाही मच गई। तो कह रहा सबसे ख़राब चीज़ ये। आगे कह रहा दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन इंटरप्लेनरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल्स। कह रहा वो साथ ही साथ अनरियलिस्टिक भी हैं उस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, उस ट्रांसपोर्टेशन की कीमत को लेकर के जो कि इन्वॉल्व होगी इंटरप्लेनरी मूवमेंट में। ये क्या होती है? प्लानिटरी मतलब प्लैनेट्स के अंदर, इंटर मतलब बीच में। तो मार्स से अर्थ तक की जो मूवमेंट है उसमें लोगों को और सामान को लाने ले जाने में भी बहुत पैसा खर्च होगा। इस चीज़ के बारे में भी वो अनरियलिस्टिक है ना, इस तरह के लोग। लास्ट कह रहा है दीज एंथुजियास्ट आर्ग्यू दैट मार्स कुड बी ए पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर अर्थलिंक्स। ये एंथुजियास्ट जो हैं, ये जो एडवोकेट्स हैं, जोशीले लोग हैं, जो आर्ग्यू करते हैं कि मार्स जो हो सकता है एक लगातार बने रहने वाला, पेरिनियल मतलब जो 10, 20, 50, 100 साल चले, लंबा चले, लंबा टिकाऊ सोर्स है मटेरियल्स का, हम जैसे अर्थलिंक्स के लिए। अर्थलिंक का मतलब होता है धरतीवासी लोगों को हम प्यार से यूँ समझ लो, आप जोकिंगली बोलते हैं अर्थलिंक्स, है ना, अर्थलिंक्स। चलो आ जाओ, इसमें थोड़ा सा अपने को आइडिया लगाना है। कुछ सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, कुछ आइडिया लगा भी होगा। कह रहा है लेकिन कोई फर्म एविडेंस नहीं है किसी मटेरियल की, मिनरल की। और यहाँ पे कह रहा है ये एंथुजियास्ट आर्ग्यू करते हैं कि मार्स पे बहुत सारे मटेरियल या मिनरल्स हो सकते हैं। ये एस और ये पी, अगर मैं एस को सेंटेंस बनाऊँ पहला तो पी बन जाएगा इसके बाद दूसरा।
समझे मेरी बात को? कहना ये चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये एंथुजियास्ट बोलते हैं कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मिनरल मार्स पे है। कह रहा है लेकिन कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं कि वहाँ पे रखा है, बस ये कहते हैं होगा, ये रखा है या नहीं रखा किसी को नहीं पता, और कैसे वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अर्थ पे। समझे मेरी बात को? अब दूसरी चीज़ क्या मिली मुझे, एस के बाद में तो पी आएगा, लेकिन पी के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है इससे जुड़ जाएगा आर। दे आर अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कह रहा है उनको लगता मिलेगा, यहाँ कह रहा है लेकिन कोई अब सबूत नहीं है, और यहाँ कह रहा है इनको ये भी नहीं पता अगर मिल भी गया तो लाना कितना मुश्किल है, बहुत पैसा खर्च होता है मार्स तक जाना, मार्स से सामान लाना, तो इस मटेरियल की मूवमेंट को कैसे करवाएंगे ये भी अनरियलिस्टिकली वो सोचते हैं। अगर ऐसा है, पहला बना है एस, दूसरा बना है पी, तीसरा बना है आर, अब बचा क्यू। क्यू या तो पहला बनेगा या लास्ट वाला बनेगा, ठीक है। अब देखो वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे खराब बात, जानते हो ना, बैड, वर्स, वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे खराब चीज़। क्या सबसे खराब चीज़ इन खराब चीज़ों के पहले आएगी या बाद में आएगी? अरे बाद में ही आएगी ना। पहले हम सारे छोटी मोटी कमियां गिनाते हैं, भाई ये ऐसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं, फिर है सबसे खराब चीज़ ये, इनको ये भी नहीं पता अगर इन्होंने कोस्ट को काउंटर कर भी लिया फिर भी ये साथ में कोई माइक्रोब या पॉइजन ला करके धरती पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। समझे ना? तो एस पी आर क्यू मेरा सही करेक्ट जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। अब मेरे पास एक और हिंट है, एस मेरा पहला सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा? देखो एडवोकेट्स, एडवोकेट्स, और इसी के लिए आया दीज एंथुजियास्ट। समझे मेरी बात को? एडवोकेट्स और फिर दीज एंथुजियास्ट, तो इससे सेट बैठ गया। ये एडवोकेट्स और दीज एंथुजियास्ट आसपास एक दूसरे के आ सकते हैं ना, दोनों का मतलब है तरफदारी करने वाले किसी आइडिया को। तो पहला सेंटेंस, फिर एस, फिर पी के बाद में क्या आएगा? आर, और फिर आएगा क्यू, और क्यू के बाद में सबसे ख़राब को बताने के बाद में हमने बोल दिया 2 नंबर सेंटेंस में या 6 नंबर सेंटेंस में कि मार्स जो है वो लाइकली टू बी वाइल्ड गूज चेंज होने वाला है, हम कभी भी मार्स तक जा नहीं पाएंगे, कुछ ला नहीं पाएंगे। समझ गए ना? चलो आ जाओ सेट नंबर 7। ये सेट जो है आपकी अग्नि परीक्षा है। अब एसएससी वाले वीडियो को बंद कर सकते हैं आराम से, फिर भी कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना तो एसएससी तुम्हारा हलवा है ना, जब भी पका के तुम तभी तुम्हारी इच्छा हो वहाँ खा लेना। अगर इसको तुमने सॉल्व कर दिया तो एसएससी तुम्हारे लिए हलवा है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एसएससी वाले देखें इस चीज़ को, कैसे बैंक वाले बेचारे पिसते हैं, है ना। ये बैंक का क्वेश्चन है, 6 सेंटेंस है, आपको नहीं पता पहला कौन सा लास्ट कौन सा, और ऑप्शन के नाम पे ऐसा आएगा क्वेश्चन, ये होगा इनमें से तीसरा सेंटेंस कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ऑप्शन भी किसी काम के आपके है नहीं, है ना। पहले 6 सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर अपने ट्रिक्स विक्स लगाएंगे और देखेंगे कौन सा पहला कौन सा दूसरा। कह रहा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक अनाउंस्ड दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड सून इम्पोज टैरिफ्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम इनटू द यूएस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा अमेरिका का जो सिरफरा प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, पिछले हफ्ते इसने अनाउंस किया, क्या किया भाई, उसका जो प्रशासन है वो बड़ी जल्दी इम्पोज करने लगेगा, लगाने लगेगा करों को, टैरिफ्स को, और किस पे, इंपोर्ट पे, आयात पे, स्टील के और एल्यूमिनियम के यूएस के अंदर। और तब कब तक लगाएगा, एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक, ऐसे वक्त तक किसी को पता नहीं है। उसने बोला भाई जब तक मेरी इच्छा तब तक मैं लगाऊंगा। पहला सेंटेंस ये हमने पढ़ लिया, पहला नहीं है मतलब पढ़ रहे हैं सारे। कह रहे द यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूएस, हैज़ सिंस वॉर टू रिटर्न द फेवर थ्रू रिटेलिएटरी मेजर्स टारगेटिंग अमेरिकन एक्सपोर्टर्स। कह रहे जो ईयू है, जो कि इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, उसने तब से कसम खा ली है कि वो रिटर्न करेगा फेवर को, इस एहसान को चुकाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर किया है ना। और कैसे, रिटेलिएटरी मेजर्स के जरिए, जवाबी कार्रवाई के जरिए, और जो टारगेट करेगी अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को। तो ईयू ने भी वॉर कर लिया है, कसम खा ली है बदला लेने की। आगे बढ़ो। कह रहा आफ्टर ऑल, जस्ट अ मिनट, कह रहा आफ्टर ऑल दे हैड लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड वॉर ऑफ 1930s विच डीपन्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड द ग्रेट डिप्रेशन, और सो इट वॉज थॉट। कह रहे सब चीज़ों के बाद उन्होंने सीख लिया था, लर्न कर लिया था सबक को, लेसन को, सारी दुनिया की ट्रेड वॉर से। और कब की, 1930 की, जिस ट्रेड वॉर ने गहरा दिया और लंबा खींच दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया बड़ी जो है वैश्विक डिप्रेशन को, ग्रेट डिप्रेशन को। और या फिर ऐसा सोचा जाता था कि उन्होंने सीखा है, शायद उन्होंने नहीं सीखा। देखो ये सेंटेंस बता रहा है 1930 के अंदर कुछ लोगों ने कुछ गलत काम किए थे, उन लोगों की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो वहाँ से उन्होंने अपने लेसन्स को सीखा। और सो इट वाज थॉट का मतलब है ऐसा लगता है हमें उन्होंने सीखा, शायद उन्होंने ना भी सीखा हो।
और सो इट वाज थॉट, ऐसा सोचा जाता था लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। अब देखो कुछ सर पैर बैठ नहीं रहा किसी सेंटेंस का। आगे देखो, द EU इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट विद अ लिस्ट ऑफ ओवर 100 आइटम्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द US दैट विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। कह रहा है यूरोपियन यूनियन एक्सपेक्टेड है कि वो कम आउट होगी एक लिस्ट के साथ 100 आइटम्स की जो इंपोर्ट की जाएगी US से, और जो कि सब्जेक्ट टू होगी, जो कि अप्लाई होगी स्क्रूटनी पे। सब्जेक्ट टू होने का मतलब है किसी चीज़ के अंडरगो होना, किसी चीज़ के अधीन होना। तो इसने बोला कि 100 आइटम की लिस्ट बना रहे हैं हम, अमेरिका से अगर ये चीज़ EU में आई, यूरोपियन यूनियन में आई, तो उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनके ऊपर जांच होगी, है ना। लास्ट है, वर्ल्ड लीडर्स डिड वेल टू अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज इन आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन रिसेशन ऑफ 2008। कह रहे दुनिया के लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया अवॉइड करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ का, ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ का जिसमें प्रोटेक्शनिज्म होता है। हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी हम लगा रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी है ना। लोकल दुकानदारों को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो कह रहे दुनिया के लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इस नीतियों को अवॉइड किया, और कब, आफ्टर माथ में आने के बाद ग्रेट रिसेशन के 2008 के अंदर। अब इनको अपने को थोड़ा सा जमाना है सही सिस्टमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है, वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 में बिल्कुल सही काम किया, और यहाँ पे देखो दे लगा इन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए। उन्होंने लर्न कर लिया था अपने लेसन्स को ट्रेड वॉर से 1930 की, जिसने ग्रेट डिप्रेशन को लाई थी। लेकिन या फिर ऐसा ये सिर्फ सोचा जाता है, समझे मेरी बात को। यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 में कुछ अच्छा काम किया, और यहाँ पे इसका रीज़न बताया क्यों अच्छा काम किया, क्योंकि वो सबक ले चुके थे 1930 से। या फिर ये सिर्फ हम सोचते हैं शायद उन्होंने सही से सबक ना लिया हो। अब देखो ई और सी तो आपके दोनों मैच कर गए, ई के बाद में सी आएगा, मुझे पता लग गया। ये ई कहाँ आएगा ये मुझे अभी डिसाइड करना है। अब ए, बी और डी को देखो यूरोपियन यूनियन ने, जो कि ट्रेडिंग पार्टनर है, इसने कसम खाई है फेवर को रिटर्न करने की, बदला लेने की। अगर रिटर्न द फेवर कर रही है, बदला ले रही है, तो पहले काम क्या हुआ था? काम हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इम्पोर्ट टैरिफ लगाना, समझे मेरी बात को। तो पहले ट्रंप ने की उंगली, EU ने कसम खा ली कि मैं बदला लूँगा, और उस EU ने क्या किया, डी के अंदर एक लिस्ट बनाई 100 आइटम्स की कि इनके जरिए मैं बदला लूँगा, इनको मैं सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी डालने वाला हूँ। तो दूसरा मेरे पास जोड़ा बन गया ए, बी और डी। ए, बी और डी। पहला क्या बना था हमारे पास, ई और सी। अब मुझे इन दोनों को सेट करना है। या तो बनेगा मेरा पूरा फ्रेज बनेगा ए, बी, डी, ई, सी, पूरा पैराग्राफ, या बनेगा ई, सी, ए, बी, डी, ठीक है, ए, बी, डी। अगर अपने पास ऑप्शंस होते तो ये यहीं सॉल्व हो जाता, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाता अपने को उसको चूज कर लेना था। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, दोनों में से बनेगा कौन सा। देखो मान लो मैं इसको ई, सी को शुरू में रखूं तो क्या सेट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। इन्होंने 2008 में अच्छा काम किया क्योंकि 1930 से सीखा था, लेसन्स को लर्न किया था। या फिर हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं इन्होंने सही से लर्न नहीं किया, और सो इट वाज थॉट, ऐसा सोचा जाता था। और कब तक ऐसा सोचा जाता था, जब तक ये तीनों काम नहीं हुए, समझे मेरी बात को। पहले केस में मैंने क्या बोला, इन्होंने सही लेसन्स को लिया था, इन्होंने 2008 में गलत काम नहीं किए, लेकिन सही लेसन्स को लिया था, ये सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यही गलती 1930 वाली 2008 में ना करके ट्रंप ने फिर से कर दी जब इसने इंपोर्ट टैरिफ को लगाया। और फिर EU ने बदला लिया, और बदला लेकर के EU ने 100 आइटम्स की लिस्ट बनाई, समझे ना। तो और सो इट वाज थॉट, ये वाला जो फ्रेज है ना, इसकी वजह से मुझे पता लगा गलत काम क्या हुआ। गलत काम शुरू हो गया ए, बी और डी से। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा क्या इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। आंसर है ई, सी, ए, बी, डी। चलिए आज का लास्ट सेट लेते हैं। सेट नंबर 8 बहुत ही अच्छे लेवल का है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो है ये ऐसा सेट जो ना कर पाओ, है ना। कोशिश करनी है और सीखना है आपको। चलो एक बार पढ़ लो सब लोग, इसकी रीडिंग ले लो। लास्ट सेट है अपना, है ना। इसके बाद मैं फिलर्स की अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, फिलर्स का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीक फिलर्स की जो एक पूरी वीडियो मिल जाएगी 1 घंटे की, है ना, SSC बैंक वालों की। कह रहे ओवर एंड अबव सीकिंग प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट आई ऑल्सो सजेस्ट यूजिंग राइटिंग एज अ वे टू हील। कह रहे इस चीज़ के बाद ओवर एंड अबव जो कर रहे हो ना, जैसे सीख करना है प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट को, कह रहे इस चीज़ के साथ साथ, इस चीज़ के ऊपर मैं साथ साथ सजेस्ट करता हूँ यूज़ करना राइटिंग को एक तरीके की तरह हील करने के लिए। इस सेंटेंस से फर्स्ट सेंटेंस बनने का तो कोई चांस है नहीं, है ना। कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। मैं कौन है, सजेस्ट क्यों कर रहा है, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट किसको चाहिए, कुछ मालूम नहीं चल रहा। मीनिंग आपने निकाल लिया, अब आगे बढ़ो। कह रहे ट्रॉमा
takes a heavy toll on our emotional and mental health and continues to haunt us even when we have physically emerged from the life events that caused it. देखिए ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? शॉक। कोई आपको बड़ी चोट लगेगी ना तो बॉडी को तो चोट लगी, दिमाग भी शॉक्ड हो जाता है। कुछ दिनों के लिए आपको समझ में नहीं आता है मेरे हुआ क्या, है ना। ये कोई सिर्फ फिजिकल चोट नहीं है, कोई मेंटल चोट भी हो सकती है। कह रहा है जो ट्रॉमा है ना इस टाइप का बहुत ही हैवी टोल लेता है, बहुत ही बड़ा बर्डन बन जाता है हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई मानसिक जो है हेल्थ पे। और कह रहे हैं कंटिन्यू करता है हॉन्ट करना मतलब सताना। भूत जैसे सताता है ना उसको कहते हैं हॉन्ट करना। तो भूत की तरह हमें सताता है यहाँ तक कि जब हम फिजिकली इमर्ज हो चुके हैं उस इवेंट से जिसने इसे कोज किया था। तो आपको चोट लगी, किसी ने गोली मार दी, गोली वाला घाव तो भर गया लेकिन दिमाग में अभी भी डर बैठा हुआ है लोगों का और बंदूकों का, है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं ट्रॉमा। अब देखो ये हो सकता है आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाए, है ना, एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आगे बढ़ो। करियर ट्रॉमा लीड्स टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD एंड मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, एग्जॉशन और ऑसिलेटिंग जो है इमोशंस। कह रहे यही ट्रॉमा लीड टू करता है PTSD नाम के डिसऑर्डर तक, है ना। और मैनिफेस्ट होता है इन सभी रूपों में। एंग्जाइटी मतलब चिंता, डिप्रेशन आप जानते हैं गुस्से में, एग्जॉशन मतलब थकान, और इमोशंस जो ऑसिलेट करते हो मतलब मूडीपना आ जाए आपको, कभी गुस्सा हो गए, कभी खुश हो रहे हो, कभी उदास हो रहे हो, है ना। ऑसिलेट करने वाले, दोलन करने वाले इमोशंस के अंदर जो है ट्रॉमा जो लीड करता है। आगे बढ़ो। कह रहा फॉर पीपल डीलिंग विद ट्रॉमा राइटिंग एंड स्पेशली लाइफ राइटिंग कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक। कह रहे उन लोगों के लिए जो डील विद कर रहे हो, निपट रहे हो ट्रॉमा से, लिखने का काम जो है और ख़ास करके अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, वो वेरी थेरेप्यूटिक हो सकता है, बहुत ही हील करने वाला हो सकता है। यहाँ से आपको एक ट्रिक पकड़ में आई, हिंट पकड़ में आई, राइटिंग की बात हो रही है और देखो यहाँ भी राइटिंग की बात हो रही है। तो D और A किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। अब आगे बढ़ो। ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स एनगल्फ अस इन केओस एंड अनसर्टेनिटी। जो ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स हैं, ज़िंदगी में ऐसे मोड जहाँ पे ट्रॉमा आपको मिले, ये एंगल्फ कर लेते हैं हमें, ये हमें घेर लेते हैं। एनगल्फ करना मतलब घेर लेना। और किस में? केओस में और अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितताओं में और अराजकता में। केओस का मतलब जानते हैं ना, अराजकता। इसके लिए बहुत अच्छे से वर्ड अपने पास एनार्की है ना, पेंडेमोनियम है। तो कह रहा है ये ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट हमारे साथ करते हैं। अब ध्यान देना, ये लाइफ इवेंट यहाँ आया और यही लाइफ इवेंट यहाँ भी आ रहा है, लाइफ इवेंट। तो किसी ना किसी तरीके से बी और ई बी जो आपस में जो है कनेक्टेड है। ए और डी को तो हमने देख ही लिया, है ना। अब आगे बढ़ो। कह रहा ऑफन एज ए कॉपिंग मैकेनिज्म वी शट डाउन द वर्ल्ड एंड विड्रॉ विद इन आवरसेल्व्स एंड एक्सट्रीम केसेस वी बिकम फियरफुल ऑफ कम्युनिटी एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट। कह रहा है कोप करने के लिए, कोप करना मतलब किसी चीज़ का सामना करना। कह रहे सामने करने के सिस्टम के तौर पे, मैकेनिज्म के तौर पे हम बंद कर लेते हैं अपनी दुनिया को और विड्रॉ हो जाते हैं, अपने आप के अंदर ही खो जाते हैं। विड्रॉ विद इन आवरसेल्व्स का मतलब है सारी दुनिया से अलग होकर अपने अंदर ही खो जाना। और एक्सट्रीम केसेस में हमें डर भी लगता है कम्युनिटी का, आसपास के लोगों का और ह्यूमन कॉन्टैक्ट का भी। तो कह रहे अपने आप से इस चीज़ से कोप करने के लिए, इस चीज़ से लड़ने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं, है ना। अब इसका थोड़ा सा अपने सिर पैर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ए और डी तो आपस में कनेक्ट हो ही गया, बी किसी ना किसी तरीके से लाइफ इवेंट यहाँ आया है, देखो लाइफ इवेंट, और यहाँ भी लाइफ इवेंट आ रहा है, ठीक है। बी और ई भी आपस में कनेक्टेड है। अब देखो एक और चीज़ है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ, यहाँ पे बताया गया कि इस पर प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे डिसऑर्डर, देखो सारे के सारे इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर हैं, समझ गए ना। यही ट्रॉमा जो लीड करता है इस तरह के डिसऑर्डर्स तक, जो कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, एग्जॉशन। बी और सी भी आपस में कनेक्टेड से ही लग रहे हैं। और एफ जो है ना, इसमें कोपिंग मैकेनिज्म की बात हुई है, तो यहाँ पे केओस की बात हुई है। देखो यहाँ बता रहा है कि ट्रॉमा जो है हमें केओस लेकर के आता है और अनसर्टेनिटी में धकेल देता है, और इसको कोप करने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं। ई और एफ भी आपस में कनेक्टेड हो रहा है। अब मैं अपना एक ऑर्डर सा बनाता हूँ, शायद वो सेट बैठ जाए, शायद जो है वो सेट ना बैठे। मैं बना रहा हूँ ए के बाद में डी को, या डी के बाद में ए को, दोनों में से कुछ भी एक, ठीक है। और मैं ई के बाद में डाल रहा हूँ एफ को, है ना, ई और कोप करने के लिए एफ। उसके बाद मैं बी के बाद में डाल रहा हूँ सी को। बी के अंदर बताया गया कि क्या होने वाला है,
मतलब हमारे को कैसे मेंटल हेल्थ से जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और सी में बताया गया वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो 3 पेयर मेरे पास बन गए हैं, अब इनको मुझे आपस में जोड़ना है। मैं अगर ई से शुरू करना चाहूँ, ट्रोमेटिक लाइफ से शुरू कर दूँ, ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट से, ऐसा लाइफ इवेंट जिसमें ट्रॉमा हुई हो, तो ई और एफ को पहला और दूसरा सेंटेंस बना सकता हूँ क्या? देखो, ई को बना दिया पहला, एफ को बना दिया दूसरा। मैं चेक कर रहा हूँ बन रहा है नहीं बन रहा है ना। तो पहला तो बताया ट्रोमेटिक लाइफ क्या करती है इवेंट, दूसरा बताया कि उससे कॉप करने के लिए हम क्या करते हैं। अब देखो, ये जो लाइफ इवेंट जो था, ये इससे कॉप करने के लिए हमें किया जो, उसके बाद हमने बताया कि इस लाइफ इवेंट से इमर्ज होने के बाद हम जो है इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है खो देते हैं, है ना। लाइफ इवेंट को ही हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और कैसे खोते हैं ये बता दिया हमने सी में। ये हमें ये सारी बीमारियाँ करवा देता है दिमागी। फिर मैंने डी में क्या बोला, जो लोग डील विद कर रहे होते हैं ट्रॉमा से, इस तरह की बीमारियों से, उनके लिए राइटिंग बहुत थेराप्यूटिक हो सकती है। और लास्ट में मैंने ए से बता दिया, प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप राइटिंग को एज ए वे टू हील जो है यूज़ करें। राइटिंग थेरेप्यूटिक होती है, इसीलिए मेरा भी ये मानना है कि प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट लो, उसके साथ साथ आप राइटिंग भी करो अपने आप को हील करने के लिए। अगर इस तरीके से बिठाया जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बैठेगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं। अगर आपने 1-2 पेयर भी बना लिए ना तो समझ लो आप सही रास्ते पे हो। तो पहला पेयर बन गया ये वाला, पहला और दूसरा। तीसरे में बता दिया लाइफ इवेंट से इमर्ज होने के बाद भी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। चौथे में बताया मेंटल हेल्थ क्या क्या ख़राब हो सकती है। 5 में बताया जिन लोगों की ख़राब हो चुकी है उनके लिए राइटिंग काम आ सकती है। और 6 में बताया चलो ठीक है राइटिंग काम आती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राइटिंग को मैं एज ए सजेशन आपको सजेस्ट करूँगा, आप सब लोग राइटिंग करें जो ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। आई थिंक क्लियर है। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। फिलर्स की वीडियो है, अभी मैं करने वाला हूँ रिकॉर्ड थोड़ी देर में ब्रेक लेने के बाद, है ना। 1 घंटे के फिलर्स करेंगे एसएससी बैंक्स के। बने रहे मेरे साथ, पढ़ते रहें, खुश रहें। चलिए साइनिंग आउट।